हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड। ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्टिवली मैनेज्ड फंड है जिसका AUM 38,000 करोड़ से ऊपर है, यानी 40,000 करोड़ के आसपास। आज हम इसका डिटेल्ड रिव्यू करने जा रहे हैं। इस रिव्यू में हम देखेंगे इस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, क्या इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है जिसमें SIP और लमसम दोनों का परफॉर्मेंस हम देखेंगे। उसके अलावा फंड मैनेजर कौन से और फंड मैनेज करता है उसके बारे में जानेंगे और इसके रिस्क मेजर्स देखेंगे। इसके अलावा आखिरी में हम पोर्टफोलियो कंपोजिशन देखेंगे जिससे हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, और आखिरी में इसका कंक्लूजन देंगे कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारे कंपोनेंट्स मैं टाइम स्टैम्प में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप एक स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प में जाके ये देख सकते हैं, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रोडक्ट फीचर से। तो ये आपका एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप किसी भी कंपनी में। तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि फ्लेक्सी कैप फंड होते क्या है। तो इसका बेंचमार्क इन्होंने डिफाइन करा निफ्टी 200 TRI, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि अगर आपका इंडेक्स और आपका फंड फ्लेक्सी कैप है तो आपका इंडेक्स होना चाहिए निफ्टी 500। मान लीजिए अगर ये बस लार्ज कैप और मिड कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं तो मिड कैप कंपनी 101 से 250 के बीच होती है, तो इसका बेंचमार्क एटलीस्ट निफ्टी 250 होना चाहिए था। अब इसमें क्या है, ये एक मार्केटिंग का गिमिक है। जब आपका परफॉर्मेंस खराब होता है किसी बेंचमार्क से तो आप बेंचमार्क बदल देते हैं, तो ये हमने बहुत बार देखा है। तो इसका टोटल AUM 38,000 करोड़ है, यानी कि ये बहुत बेचा गया फंड है, क्योंकि मैंने आपको बताया सब लार्जेस्ट एक्टिवली मैनेज फंड है। तो इसके बारे में अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपने देखा होगा कि ब्लेंड के साथ ग्रोथ और लार्ज, मीडियम, स्मॉल सब में इन्वेस्ट कर सकता है। तो आप इसका रेगुलर, डायरेक्ट प्लान जो नॉर्मली सब में अवेलेबल रहता है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको 5,000 का लगेगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको 1,000 या उसके 1,000 और उसके मल्टीपल पर, यानी 1,000 एक से भी आप कर सकते हैं। तो अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे डायरेक्ट और रेगुलर का, तो डायरेक्ट का है 0.66%, क्योंकि ये फंड इतना बड़ा है तो इनको अपना एक्सपेंस रेशियो कम करना पड़ता है जैसे जैसे फंड बढ़ता रहता है। दूसरा है आपका एक्सपेंस रेशियो रेगुलर का। रेगुलर का 1.58% है, जो आपका कमीशन होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर का। इसमें आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स एंड अबव है। जैसा कि मैं कहता आ रहा हूँ कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट 5 साल का आपका होराइजन होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो 10-15 साल का होना चाहिए, क्योंकि 10-15 साल में आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसमें एंट्री लोड अलाउड नहीं है किसी भी फंड में, तो नील है। एग्जिट लोड, अगर आप अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 10% विड्रॉ करना चाहते हैं विद इन 1 ईयर तो आपको कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप विद इन 1 ईयर बाकी 10% से ज़्यादा, मान लीजिए आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता और आपको 100 से ज़्यादा निकालना होता, तो आपको 1% का टैक्स पड़ेगा, 1% का एक्सपेंस पड़ेगा, लेकिन उसके बाद नहीं पड़ेगा। अगर अगर हम इसका फंड या फिर बेंचमार्क का रिस्क देखें, वो ऑब्वियसली वेरी हाई होगा, क्योंकि ये एक इक्विटी है और प्योर इक्विटी स्कीम है, ना कि हाइब्रिड है। तो ये आपका सबसे हाईएस्ट रिस्क कैरी करती है। इसमें अगर आप जब भी इन्वेस्ट करें तो एटलीस्ट 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें। अब हम इस फंड की परफॉर्मेंस देखें तो ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखेंगे तो पिछले 10 साल और 7 साल के परफॉर्मेंस ने तो बेंचमार्क को बीट किया है, लेकिन बाकी किसी भी पीरियड में, यानी 5 साल, 3 साल, 1 साल, 6 मंथ या फिर 3 मंथ, किसी में बीट नहीं कर पाया है। तो माइट भी ये एक रीज़न ये हो सकता है कि जब इसने पहले पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, यानी पिछले 7 साल या 10 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो इसको बहुत सारा AUM मिल गया, जो अगर आप देख सकते हैं 38,000 करोड़। लेकिन क्या होता है, एक फंड एक लेवल के जब ऊपर हो जाता है तो उनको फिर से उसको बीट करना मुश्किल होता जाता है। और वैसा ही लग रहा है कि मुझे कि इसको फंड को बेंचमार्क को बीट करना मुश्किल होते जा रहा है। परसेंटेज में तो हमने देख लिया, लेकिन उसको विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मान लीजिए अगर आपने इसमें 1,000 रुपये इन्वेस्ट करे होते इंसेप्शन पे, यानी जब ये स्टार्ट हुआ था, आपका पैसा बढ़ के
4,346 हो गया होता, यानी 4 गुना से भी ज़्यादा। आपको पिछले 12 साल में आपका पैसा 4 गुना हो गया होता। तो जो CAGR है 18.24, जो कि काफ़ी डिसेंट CAGR है। लेकिन अगर आपने इसको इंसेप्शन पे डाला होता, पिछले 5 साल, पिछले 2 साल, पिछले 3 साल में अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता, आपको ऐसा रिटर्न नहीं मिला होता। तो इसको प्रूव करने के लिए हम वैल्यू रिसर्च में फिर से जाते हैं। अगर आप यहाँ देखिए, तो जो ये ब्लू लाइन है, तो ये आपका फंड है, और जो ग्रे लाइन है, वो आपका बेंचमार्क है। पिछले 1 साल में ये लैग कर रहा है, यानी पिछले 1 साल में ऑल्दो इस फंड की वैल्यू 50% बढ़ी है, लेकिन ये पीछे रहा है। लेकिन 1 साल हमें इम्पोर्टेंट नहीं रखता, तो हम देखते हैं 5 साल। 5 साल में इस फंड की वैल्यू आपकी दोगुनी हो गई, यानी आप 100% का रिटर्न मिला है। 5 साल में वैल्यू दुगना। लेकिन अगर आपने उसको बेंचमार्क में डाला होता, आपको उससे ज़्यादा रिटर्न मिला होता। 7 साल और 10 साल में तो ज़रूर इसने बीट किया है, लेकिन पिछले 5 साल, 3 साल, 1 साल में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि फंड जो बहुत बड़ा हो जाता है, उसको आपके बेंचमार्क को बीट करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा पोर्टफोलियो हो जाता है। और जिस चीज़ के लिए वो फंड फेमस हुआ होता है, वो अपना एक आइडेंटिटी जैसा खो देता है। तो ये बहुत बड़ा पिटफॉल है, लेकिन हो सकता है कि ये फ्यूचर में रिकवर करे। तो अब हम इसके एसआईपी अब हम देखते हैं इसकी एसआईपी परफॉर्मेंस। एसआईपी परफॉर्मेंस, अगर आपने 5,000 हर महीने इन्वेस्ट किया होता स्टार्टिंग से, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया होता 5,30,000, और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई थी 12,24,000। तो आप देखिए कि आपका पैसा लगभग दुगने से ज़्यादा हो गया। और इसमें इसका आपकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि इसने अपने इंडेक्स, जो ये बेंचमार्क मानता है कोटक वाले खुद, निफ्टी 200 टीआरआई को पीछे छोड़ा है। अब हम दूसरा टाइमलाइन ले, अब मान लेते हैं कि आपने पैसा तब से इन्वेस्ट करना चालू करा होता जब आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पता चलती। मान लीजिए कि सबको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी और म्यूचुअल फंड बहुत बाद में शुरू करा, और आपने 2015 की पहली तारीख से इन्वेस्ट करना चालू करा। तो अगर आपने पैसा 2015 की पहली तारीख से इन्वेस्ट करना चालू करा होता, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता 4,10,000, और इस टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई होती 7,50,000। तो अगर आप देखेंगे, तो मानता हूँ कि इस फंड ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, क्योंकि CAGR 17.66% है। लेकिन आप इसका बेंचमार्क देखिए, बेंचमार्क इस फंड को फॉलो करते आ रहा है। तो आप सोचेंगे मैटर करता है कि हम बेंचमार्क लें या फिर इंडेक्स फंड लें। ये भी तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो अंडर परफॉर्म करे, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। चलो फिर अगला टाइमलाइन देखते हैं। मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया होता डिमोनेटाइजेशन के जस्ट अगले दिन। डिमोनेटाइजेशन में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसके बाद बहुत फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग होने लगी, बहुत सारे लोग इक्विटी और इन चीज में इन्वेस्ट करने लगे। तो अगर आपने तब इन्वेस्ट किया होता, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता 2,95,000, और उसकी वैल्यू हो गई होती 4,70,000। मान तो ये भी सही रिटर्न है, 19.55% CAGR है उसके बाद। लेकिन आप ये देखिए कि ये निफ्टी 200 को बीट नहीं कर पाया। ये जो ब्लू लाइन है वो निफ्टी 200 की है। तो अगर आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया होता जो इंडेक्स को फॉलो करता है, तो आप ये कर सकते हैं। आपके पास पैसिव फंड्स हैं, जैसे आप लार्ज कैप और मिड कैप का अलग अलग खरीद सकते हैं। तो ये आपको बीट नहीं करके देता वो। और ये भी हो सकता है कि अगर वो अंडर परफॉर्म करता तो आपका ही रिटर्न काफ़ी कम हो सकता था। तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यही पैसिव और एक्टिव के बीच का खेल बनने लगता है। तो अब हम देखते हैं अलग अलग टाइम पीरियड में एसआईपी की क्या वैल्यू होती है। 7 साल में आपकी टोटल वैल्यू होती 14 लाख। अगर आपने 7 साल तक इन्वेस्ट किया होता, टोटल इन्वेस्टमेंट 8,40,000 का होता आपका। 5 साल में 9,32,000 हो गई होती 6 लाख के इन्वेस्टमेंट में। तो आप देख सकते हैं कि स्कीम का रिटर्न काफ़ी सही है, कि 16, 16, 17, 25, 46, 46 मतलब। लेकिन अगर आप इसको निफ्टी 200 का टीआरआई देखें, तो 7 साल में देखिए निफ्टी 200 के टीआरआई ने बीट करा है, अगर आप एसआईपी कर रहे होते। 5 साल में भी बीट करा है, 3 साल में भी बीट करा है, 1 साल में भी बीट करा है। देख, आपको आगे से लग रहा होगा कि ऐसा कैसे होता है, लमसम का रिटर्न 7 साल में जाता था, लेकिन एसआईपी का रिटर्न में 7 साल में कम है। तो ये होता है कि आप अलग अलग पीरियड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लमसम में आपने स्टार्टिंग में किया था। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए
फंड परफॉर्मेंस है, बेंचमार्क पहले परफॉर्म नहीं कर रहा था फिर बाद में परफॉर्म करने लगा, तो आपका एसआईपी पे इफेक्ट करता है। यही आपको देखने में मिला। और वैसे भी इसको आपका निफ्टी 200 नहीं लेना चाहिए था, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये फंड काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम सजेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी का रिटर्न आपका बेंचमार्क को रिटर्न को नहीं मैच कर। अब हम फंड मैनेजर की बात करते हैं। फंड मैनेजर है मिस्टर हर्षा उपाध्याय, जो कि 5 फंड मैनेज करते हैं। इसमें से 2 फंड तो बहुत रिसेंटली चालू करे हैं, जैसे कोटक ईएसजी अपॉर्चुनिटीज फंड और कोटक का मल्टी कैप। तो बाकी 3 फंड की परफॉर्मेंस देखते हैं। बाकी 3 फंड की अगर हम परफॉर्मेंस देखें, तो पिछले 1 साल में तो लगभग सबने ही अंडर परफॉर्म किया है। 3 साल में भी अंडर परफॉर्म करा है, या पिछले या फिर ऑलमोस्ट इक्वल परफॉर्म करा है। कोई ज़्यादा अल्फा जनरेट नहीं कर पाए हैं। टीम रिटर्न 5 साल में देखें तो सबके सब अंडर परफॉर्म करे हैं। तो ऐसा ये नहीं है कि ये अभी अभी अंडर परफॉर्म करना चालू करें। तो पिछले 5 साल में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रहा है तीनों फंड में, जो काफ़ी टाइम से हैंडल कर रहे थे। और इसका फ़ायदा क्या हुआ, उनको 2 नए फंड मैनेज करने को मिले। आई डोंट नो कि कैसे ये फंड मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको साफ दिख रहा है कि पिछले 5 साल में अंडर परफॉर्मेंस के बाद भी 2 नए फंड मिस्टर हर्षा उपाध्याय ने चालू कर रखे हैं। तो ये आपका मैनेजर का आपका हिस्ट्री हो गया। अब हम देखते हैं इसके रिस्क मेजर। रिस्क मेजर में अगर आप देखेंगे तो इसका शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो आपके कैटेगरी एवरेज से भी कम है और आपके बेंचमार्क से भी कम है। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो शार्प रेशियो क्या होता है, आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होता है ओवर द रिस्क फ्री रेट, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसमें आपका शार्प रेशियो कम दिख रहा है कैटेगरी एवरेज से, और सॉर्टिनो रेशियो भी कम दिख रहा है। सॉर्टिनो रेशियो यानी डाउन साइड रिस्क को कैप्चर करता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। बीटा जरूर इसका 1 से कम है। बीटा 1 से कम होने का मतलब होता है कि अगर मार्केट आपका ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो ये उतना नहीं जाएगा, लेकिन जब मार्केट नीचे को भी जाता है तो ये भी उतना नीचे नहीं जाएगा। लेकिन जब बीटा को कंसीडर करते हैं हम अल्फा कैलकुलेट करने के लिए, अल्फा होता है कि आउट परफॉर्मेंस कितना दे रहा है ये। और आउट परफॉर्मेंस देखिए आपका -1.24 दिख रहा है साफ साफ। इसका मतलब है कि ये अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने बेंचमार्क को, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। तो अंडर परफॉर्मेंस का हम रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर पोर्टफोलियो का देखें तो आप जायंट लार्ज कंपनीज इन सब में इसका शेयर ज़्यादा है, और जो कि मिड कैप में भी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, लेकिन आपका जो स्मॉल कैप है इस फंड में नहीं है। अब पिछले 1 साल में स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रखा है। तो ये अभी तो हमें क्लियर पिक्चर नहीं दे पा रहा है। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन टर्न होता है फॉर अ इलोंगेटेड पीरियड, तो ये क्या पता उतना ना गिरे जितना कि बाकी फ्लेक्सी कैप गिरे। लेकिन फ्लेक्सी कैप का एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फिट नहीं होता है। वो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बाकी फंड मैनेजर इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, लेकिन ये नहीं उठा रहे। तो ये सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मान सकते हैं कि थोड़ा सेफ्टी ऑफ फंड बाकी टैक्सी कैप से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये इक्विटी है। जब इक्विटी गिरती है तो सबके सब एक साथ गिरते हैं, और जब बढ़ते हैं तो सबके सब एक साथ बढ़ते हैं। कोई एक स्मॉल कैप हो सकता है कि लार्ज कैप और मिड कैप से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है। अब इसमें अगर हम इनका पोर्टफोलियो कंपोजिशन देखेंगे, अब देखेंगे जैसे कि ज़्यादातर फंड में होता है आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये ऊपर ऊपर ही दिखता है आपको, काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन है। और ये सारे, ये जो 5 स्टॉक है इनका 5% से ज़्यादा स्टेक है। तो रिलायंस इंडस्ट्री में इन्होंने थोड़ा प्रोपोर्शन घटा है। तो अगर आप इसका पीई देखें तो कोई भी इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा। आजकल तो बहुत 100 पीई वाले भी दिख रहे हैं, लेकिन जो इनके छोटे इक्विटी वाले हैं जैसे जुबिलेंट फायरवर्क्स, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स, इनका पीई ज़्यादा है। लेकिन एज फाइनेंशियल सर्विसेज में आप पीई को नहीं देख सकते। तो हो सकता है कि ये फ्यूचर में आउट परफॉर्म करें। अब जैसे पेट्रोनेट का थोड़ा कम है। ओवरऑल हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में अंडर परफॉर्मेंस का रीज़न इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सेफ खेल है, क्योंकि इसमें लार्ज और मिड कैप का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। लेकिन अगर आप लार्ज और मिड कैप का प्रोपोर्शन भी देखते हैं और उनके फंड के ही जैसे निफ्टी 200 के बेंचमार्क देखते तो तब भी ये बीट नहीं कर पा रहा था बेंचमार्क में पिछले 7 साल में या
5 साल में। तो अगर अगर आपको फ्लेक्सी कैप में ही इन्वेस्ट करना है, फ्लेक्सी कैप का क्या है कि आप मार्केट कैप एग्नोस्टिक होते हैं, यानी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग नहीं जाते। तो काफ़ी अच्छे फंड्स भी हैं जो फ्लेक्सी कैप में आपको बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं और काफ़ी अच्छी हिस्ट्री भी है। तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। फ्लेक्सी कैप की मैंने एक रैंकिंग बनाई थी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस वीडियो को शेयर भी करें किसी ने अगर कोटक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया है। लेकिन अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा पैसा मत डालिए, लेकिन ऐसा ये मत करिए कि आप इस फंड को रिडीम कर दे रहे हो और किसी और में डाल रहे। मानता हूँ कि इसका बेंचमार्क से रिटर्न कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है और ये काफ़ी सही रिटर्न देता है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट रखे रहिए, लेकिन अगर नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बाकी फंड भी है जिसमें आप SIP चालू कर सकते हैं। तो थैंक यू, अगली वीडियो तक बाय। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।